विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हो कि मनुष्य कुछ जैव क्रियाएं करता है या जैव प्रक्रम करता है। उन जैविक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रिया करता है तो आपको पता होगा। पिछले की वीडियो में आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हुए तो जाके पहले देख लेना, तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कौन सी क्रिया करता है? पोषण करता है। इसके बाद क्या करता है? वृद्धि करता है। वृद्धि के बाद क्या करता है? उत्सर्जन करता है। उसके बाद और इसमें क्या करता है? प्रजनन करता है। तो ये सब जैविक क्रियाएं अपनी शरीर की रक्षा करने के लिए, अपनी वंश परंपरा बनाए कर रखने के लिए सब क्रियाएं करता है। तो उसमें एक क्रिया उत्सर्जन भी होता है। तो इस उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ें। तो देखिए, पोषण प्राप्त करते समय जो भी चयापचय की क्रिया होती है, चयापचय की क्रिया जो होती है, उस क्रिया के अंतर्गत जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से अगर बाहर निकाल दिया जाए, शरीर से बाहर अगर निकाला जाए तो उसी क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पोषण के समय चयापचय की क्रिया होती है। ठीक है, संक्षेप में इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी पाचन की क्रिया होती है तो पाचन की क्रिया के समय में भी कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे मल मूत्र इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उसको शरीर से जब बाहर निकाला जाता है तो उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि उत्सर्जन अर्थात क्या, यानी सबसे पहले उत्सर्जन की परिभाषा लिखना है। विविध प्राणी यानी अलग अलग प्रकार के प्राणी कैसी प्रयुक्ति का उपयोग करते हैं उत्सर्जन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो पाचन के समय, ठीक है, शरीर के अंदर उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, ये जो हानिकारक पदार्थ है, इनको हम अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं। देखिए, किस क्रिया के समय? पाचन क्रिया के समय उत्पन्न होने वाले कैसे पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ कहे या हानिकारक पदार्थ कहे या उत्सर्ग पदार्थ कहे, ये सब एक ही है। पाचन क्रिया के समय उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्ग पदार्थ को अपने शरीर से क्या करने की? बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पहला टॉपिक यही यहाँ पर दिया गया है। शरीर में पाचन क्रिया के समय उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब आगे देखिए, जंतुओं के शरीर में जब चयापचय की क्रिया होती है या प्राणी जो होते हैं, उन प्राणियों में जब चयापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म जिसको कहा जाता है, उस चयापचय की क्रिया के समय नाइट्रोजनिस्ट वेस्ट इंग्लिश में कहा जाता है और उसको हिंदी में कहा जाता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। तो प्राणियों में चयापचय की क्रिया के समय कैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं। याद रखना, जब हमारे शरीर में चयापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, थोड़ा सा संकुचित भाषा में समझ ले कि पाचन की क्रिया होती है, तो उस समय में नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमारे लिए हानिकारक होते हैं और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमारे शरीर में रहेगा तो नुकसान करेगा। उसको अति आवश्यक है कि शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। अब यही नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अलग अलग प्राणी अलग अलग ढंग से बाहर निकालते हैं। अब देखिए, कुछ एक कोशिकीय सजीव होते हैं, जैसे अमीबा है, जो एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है। वो क्या करता है, इस तरह से उसकी शरीर की संरचना बनी होती है, तो अपनी दीवार की सहायता से कोशिका की दीवार टूट जाती है और यहाँ से उत्सर्ग पदार्थ बाहर निकल जाता है। उसका मलमूत्र जो भी हो यहाँ से बाहर निकल जाता है। एक कोशिकीय पदार्थ तो ऐसे उत्सर्जन करते हैं।
परंतु इसी में कुछ बहुकोशिकीय सजीव होते हैं, तो हर एक कोशिका अलग अलग संरचना की होगी, अलग अलग ऊतक पाए जाएंगे। जिस तरह से हम लोग श्वसन तंत्र में पढ़े कि श्वसन करने के लिए अलग से एक श्वसन तंत्र है पूरा, उसी तरह से उत्सर्जन करने के लिए यानी शरीर से बाहर उत्सर्ग पदार्थ निकालने के लिए एक उत्सर्जन तंत्र होता है, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इस प्रश्न में, जंतुओं के शरीर में चयापचय की क्रिया के समय नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ग पदार्थ, ये हानिकारक पदार्थ है जो चयापचय की क्रिया के समय उत्पन्न होता है और उसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। अभी मैं बताया विविध प्राणियों में उत्सर्जन के लिए विविध प्रयुक्त यानी अलग अलग प्राणी होंगे, अलग अलग ढंग से उत्सर्जन करते हैं। अधिकांश एक कोशिकीय सजीव अमीबा की उदाहरण दे करके मैं बताया था आपको कि नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ग द्रव का त्याग जल में विसरण के द्वारा करते हैं, वो पानी में ही विसरण की पद्धति से कर देते हैं। बहुकोशिकीय जो सजीव होते हैं, बहुकोशिकीय सजीव उत्सर्जन के लिए अपने विविध अंगों का या अलग अलग तंत्रों का उपयोग करते हैं। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र दो भागों में बटा होता है, और ये दो भाग कौन कौन होते हैं। जो पहला भाग होता है वह मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। देखिए यहाँ पर मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र दो भागों में बटा होता है। ये जो पहला भाग है ये मुख्य उत्सर्जन अंग है। दूसरा भाग सहायक उत्सर्जन अंग है। अब मुख्य उत्सर्जन अंग में एक ही होता है अंग, और वह अंग होता है वृक्क। इसको इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। देखिए मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र दो भागों में बटा होता है, मुख्य उत्सर्जन अंग और सहायक उत्सर्जन अंग। मुख्य उत्सर्जन अंग में वृक्क आता है। एक विकल्प में आपके स्वाध्याय में प्रश्न भी दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग या मुख्य उत्सर्जन इकाई क्या है, तो वहां पर हम लिखेंगे वृक्क। अब वृक्क के बारे में हम लोग समझें तो हमारे शरीर में वृक्क एक जोड़ी होते हैं। ध्यान रखना, वृक्क कितने होते हैं। वृक्क हमारे शरीर में एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी अर्थात कितने कहलाएंगे, दो। देखिए यहाँ आकृति दिख रही है आपको, एक वृक्क ये रहा, दूसरा वृक्क ये रहा। तो ये आपको याद रहेगा कि वृक्क हमारे शरीर में एक जोड़ी होते हैं। अब इनका स्थान देखें तो ये रीढ़ के हड्डी के पास रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ आए होते हैं। देखिए ये बीच में रीढ़ की हड्डी होती है, उसके दोनों तरफ, एक तरफ इधर वृक्क है, दूसरा इधर वृक्क है, यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये आए हुए होते हैं। और इनका आकार देखें, सेम का बीज आप देखे होंगे, इनका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सेम के बीज के आकार के होते हैं। और इनके बारे में एक कार्य है, और ये कार्य क्या करते हैं, किस कार्य को करते हैं, तो रुधिर में से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अभी हम लोग नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के बारे में पढ़े थे, तो रुधिर में से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निकालते हैं। कार्य में आप यही याद रखना। वृक्क के बारे में सब जानकारी हो गई। फिर से एक बार ध्यान से समझ ले। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र दो भागों में बटा होता है, या मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र मुख्य उत्सर्जन अंग और सहायक उत्सर्जन अंग से मिलकर बना हुआ होता है। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जन अंग में वृक्क का समावेश होता है। वृक्क एक जोड़ी पाए जाते हैं, यह रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आए होते हैं। इनका आकार सेम के बीज के आकार का होता है, और वृक्क रुधिर में से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। वृक्क के बारे में पूरी जानकारी हो गई। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है कि यह कत्थई रंग का होता है।
या गहरे लाल रंग का होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, या तो कथई रंग लिखो या गहरे लाल रंग के लिखो, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सहायक उत्सर्जन अंग है, ये सहायक उत्सर्जन अंग में किनका किनका समावेश होता है? तो सहायक उत्सर्जन अंग में देखिए, सहायक उत्सर्जन अंग में सबसे पहले आता है मूत्र वाहिनी। ये मूत्र वाहिनी क्या होती है? तो दोनों वृक्क और मूत्राशय को जोड़ने वाले, देखिए ये रहा वृक्क और ये रहा मूत्राशय, ये वाला भाग मूत्राशय कहलाता है। तो दोनों वृक्क और मूत्राशय को जोड़ने वाली दो नलिका होती है, देखिए एक ये है, दूसरी ये है। इन दोनों नलिका को मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये क्या करती है? वृक्क को और मूत्राशय को जोड़ने के कार्य करती है। किसको किसको जोड़ने के कार्य करती है? वृक्क को और मूत्राशय को, वृक्क और मूत्राशय को जोड़ने का काम करती है। जोड़ने वाली नलिका है ये। अब देखिए मूत्रवाहिनी भी दो होती है, या एक जोड़ी होती है, एक इधर के लिए एक इधर के लिए, ठीक है। दूसरा नंबर होता है मूत्राशय। ये मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय ये देखिए ये वाला आकार है, ये मूत्राशय है। ये पेशी की बनी एक थैली जैसी रचना होती है। मूत्राशय कैसा होता है? पेशियों से बनी एक थैली जैसी रचना होती है, पेशियों से बनी होती है और कैसी होती है? थैली जैसी रचना होती है। इसका काम क्या होता है कि ऊपर से जब मूत्र आएगा तो यह मूत्र का संग्रह करती है। कार्य इसका क्या है? मूत्र का संग्रह करना। अब मूत्राशय के बाद आता है मूत्र मार्ग। मूत्राशय के अग्रभाग को देखिए, मूत्राशय के जो आगे वाले पतली संकरी जैसी नली होती है, इसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं। ये क्या होता है? जब मूत्राशय भर जाता है तो यहाँ एक संकुचित पेशी होती है, वह पेशी खुल जाती है और मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकल जाता है। मूत्र द्वार, मूत्र मार्ग के आगे वाला भाग एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मूत्र द्वार कहते हैं। बस यही आपकी आकृति में है। देखिए फिर से, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र मुख्य उत्सर्जन अंग और सहायक उत्सर्जन अंगों से मिल करके बना हुआ होता है। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जन अंग में वृक्क पाया जाता है। वृक्क एक जोड़ी पाया जाता है। यह रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आए हुए होते हैं। ये सेम के बीज के आकार के होते हैं, आपको दिख रहा है एक जोड़ी है भी, इनका आकार भी सेम के बीज की तरह है। यह गहरे लाल रंग के अथवा कत्थई रंग के होते हैं। इसके बाद इनका कार्य क्या है? तो रुधिर में से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निस्यंदन करना या छानना या उसको अलग करना, ये वृक्क का कार्य हो गया। सहायक उत्सर्जन अंग में मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्र द्वार का समावेश होता है। सबसे पहले मूत्रवाहिनी क्या करता है? तो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका को मूत्रवाहिनी कहते हैं। दो मूत्रवाहिनी पाई जाती है। इनका कार्य क्या है? वृक्क में उत्पन्न मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना इनका कार्य होता है कि वृक्क में जो भी मूत्र उत्पन्न हो उसको इसी नलिका से वो मूत्राशय तक पहुंचाए। अब आगे क्या है? मूत्राशय, ये पेशियों से बनी थैली जैसी रचना होती है, इसमें मूत्र का संग्रह होता है। अब मूत्र मार्ग, तो मूत्राशय के अग्रभाग पतली नली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र द्वार, मूत्र मार्ग के अग्र सिरे पर या आगे वाले सिरे पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम मूत्र द्वार कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की प्रश्न को कैसे लिखना है यहाँ पर आकृति के साथ दिया गया है, इसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद करने में आसानी रहेगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वृकाणु यानी नेफ्रॉन की रचना समझाओ। नेफ्रॉन में क्या होता है ये बताओ। इसके पहले जब हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे तो हम लोग मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग क्या होता है? वृक्क होता है। वृक्क यानी जिसको हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं।
अब ये बताओ, एक वृक्क है और उस वृक्क के अंदर लाखों की संख्या में, यानी लगभग 10 लाख के आसपास इसके अंदर वृकाणु पाए जाते हैं। तो वृकाणु का स्थान कहां पर होता है? वृक्क के अंदर होता है। छोटी छोटी संख्या में इकाई की तरह इसमें पाए जाते हैं इस तरह से। अब एक वृकाणु जब निकाला जाएगा तो उसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि वृकाणु की रचना यानी नेफ्रॉन की रचना समझाओ। तो सबसे पहला टॉपिक क्या लिखेंगे कि मनुष्य के उत्सर्जन का प्रमुख अंग वृक्क है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन तंत्र में भी पढ़ चुके हैं। प्रत्येक वृक्क में अनेक कुंतलाकार नलिका होती है। देखिए, इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती है। कुंतलाकार यानी इस तरह की रचना होती है जिसे नेफ्रॉन या वृकाणु कहते हैं। देखिए, एक वृकाणु की संरचना इस प्रकार की होती है। ठीक है, वृकाणु कहाँ पे स्थित होते हैं? तो वृक्क के अंदर स्थित होते हैं। देखिए, वृक्क और वृकाणु दोनों एक ही जैसे हैं सुनने में, देखने में, परंतु एक जगह पर अगर वृक्क लिख दिया जाए, दूसरी तरफ वृकाणु लिख दिया जाए, तो आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। वृक्क और वृकाणु दोनों अलग अलग होते हैं। वृकाणु वृक्क के अंदर पाए जाते हैं और ये लगभग लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख के आसपास वृकाणु पाए जाते हैं। वृकाणु की रचना कैसी होती है? नेफ्रॉन या वृकाणु का ऊपरी सिरा एक कप के आकार का होता है। देखिए, इसका ऊपरी सिरा की अगर बात किया जाए तो इस तरह से होता है, एक कप की तरह होता है। ये वाला भाग, ये वाला भाग एक कप का आकार होता है जिसे बोमेन संपुट या बोमेन की थैली कहते हैं। ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट, क्योंकि बोमेन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इस अंग की बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था, इसलिए इसे बोमेन संपुट या बोमेन की थैली कहते हैं। तो इसका नाम आप जान गए। इसके बाद सभी अंगों के बारे में आपको बताना है। इसमें जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं, इनमें केशिकाओं का गुच्छ होता है। देखिए, इस बोमेन के संपुट के अंदर छोटी छोटी केशिका का गुच्छ, भूल से कोशिका का गुच्छ मत करना, केशिका का गुच्छ, केशिका और कोशिका दोनों में अंतर होता है। आपको बता दूं, कोशिका क्या होता है? कोशिका इस तरह की संरचना पाई जाती है। और केशिका क्या होता है? अगर कोई अंग एकदम पतला होते होते, बाल से भी पतला होते होते एकदम पतला छोटा सा कोशिका के बराबर आकार पा जावे, पतला बाल की तरफ, तो उसको हम केशिका कहते हैं। तो ये बोमेन संपुट के अंदर किसकी संरचना पाई जाती है? किसके गुच्छ पाए जाते हैं? केशिकाओं का, छोटे छोटे केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। देखिए, केशिकाओं का गुच्छ है इसलिए इसे केशिका गुच्छ कहते हैं, कोशिका गुच्छ नहीं, केशिका गुच्छ कहते हैं। बोमेन संपुट के बाद संकरे छोटे भाग को ग्रीवा कहते हैं। देखो, इसके बाद बोमेन संपुट के बाद इस तरह की संरचना निकलती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। यहां पर वृकाणु का नलिकाकार भाग, ये वाले भाग को ग्रीवा कहेंगे। ठीक है, इसमें आकृति में दर्शाया नहीं गया है। ग्रीवा से आगे मूत्र नलिका संग्राहक वाहिनी से होते हुए मूत्राशय से जुड़ती है। अब देखो, इसके बाद जब आगे ये कुंतलाकार नलिका होगी तो देखो, ये वाला जो भाग है इसको हेनरे का लूप कहा जाता है। हेनरे का लूप आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया गया है। अब हेनरे के लूप से आगे जाकर के ये संरचना संग्राहक वाहिनी, इसको हम कहते हैं संग्राहक वाहिनी। और ये संग्राहक वाहिनी आगे जाकर के किससे जुड़ी होती है? मूत्राशय से जुड़ी हुई होती है। तो पूरा यही रचना है। आपके बुक में सिर्फ इतना ही दिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। देखिए, वृकाणु की रचना समझाओ तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मनुष्य के उत्सर्जन का प्रमुख अंग वृक्क है। इसका प्रमुख अंग क्या दिया गया है? वृक्क। प्रत्येक वृक्क में अनेक ये कुंतलाकार नलिका होती है जिसे नेफ्रॉन या वृकाणु कहते हैं। नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा, ये वाला भाग यहाँ पर मैं बना के भी बताया था, ऊपरी सिरा को हम बोमेन का संपुट अथवा बोमेन की थैली कहते हैं। ठीक है, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। बहुत सारे, देखो, एक इधर का नेफ्रॉन आया, एक इधर का नेफ्रॉन आया, दोनों की बोमेन की थैली आपस में जुड़े हुए रहेंगे, आपस में निकटता से पैक रहते हैं।
इसके अंदर क्या होता है, केशिकाओं का गुच्छ होता है। बोमेन की थैली के अंदर किसका होता है, गुच्छ होता है केशिकाओं का, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। बोमेन संपुट के अंदर केशिकाओं का गुच्छ होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है, बोमेन के संपुट के अंदर, यहां पर। अब इसके बाद बोमेन संपुट के बाद संकरे छोटे भाग को ग्रीवा कहते हैं। इसके आगे वाला जो पतला संकरा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीवा। ग्रीवा के बाद अब ये पाइप क्या होता है, ऐसे गोल गोल मुड़ने लगता है, उसको कुंतलाकार नलिका कहते हैं। देखो इधर कहीं दिया भी होगा, नहीं दिया है, चलो जाने दो। कुंतलाकार नलिका अब आगे कहाँ जाके खुलता है, हेनरे के लूप में। ये आगे वाले भाग को हेनरे का लूप कहते हैं। हेनरे के लूप आगे बढ़ करके संग्राहक वाहिनी में खुलता है, या संग्राहक नलिका में खुलता है, और संग्राहक नलिका मूत्राशय में खुलता है। परंतु ये तो बहुत सारा हो जाएगा, आपके बुक के अंदर जितना दिया गया है एनसीईआरटी में उतना ही मैं इसमें लिखा हुआ हूँ। आगे अब अपने को पढ़ना है मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। देखो मूत्र निर्माण का उद्देश्य, मूत्र का निर्माण क्यों होता है, सबसे पहले हम ये जाने तो हमारे शरीर में उत्सर्ग पदार्थ तैयार होते रहते हैं। उत्सर्ग पदार्थ का मतलब हानिकारक पदार्थ, और वो हानिकारक पदार्थ जल्दी से जल्दी हमारे शरीर से बाहर होना चाहिए। तो रुधिर में से हानिकारक पदार्थों को या उत्सर्ग पदार्थों को छान के अलग किया जाता है, किसके लिए, मूत्र निर्माण की क्रिया में। तो मूत्र निर्माण का मुख्य उद्देश्य यानी किसके लिए मूत्र तैयार किया जाता है, तो रुधिर में से उधर उत्सर्ग पदार्थों को छानने के लिए या निस्यंदित करने के लिए। वृक, वृक यानी किडनी, जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। वृक क्या करता है, तो वृक रुधिर में से नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ग पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ग पदार्थ यानी हमारे शरीर में कुछ खुराक के साथ हानिकारक पदार्थ भी जाते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब पाचन के समय तैयार होता है हमारे शरीर के अंदर। अब उनको अलग करने का काम करता है कौन, वृक। वृक काम क्या करता है कि ब्लड के अंदर से यानी रुधिर में से नाइट्रोजन वाले पदार्थ जैसे कि यूरिया को, यूरिक एसिड को अलग करता है। अब ये अलग करने का काम कौन करता है, अभी हम लोग यहाँ पढ़े थे, ये केशिका गुच्छ करता है, क्योंकि धमनी से रक्त इसमें आता है, और धमनी से जब रक्त इसमें आता है तो यहीं से छनता है। देखिए प्रारंभिक निस्यंदन में, प्रारंभिक निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब छानना होता है विज्ञान की भाषा में। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और क्षार अधिक मात्रा में पानी होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब एक बार ये बोमेन की थैली में धमनी से आए हुए रुधिर का जब निस्यंदन होगा तो ये अच्छी प्रकार से निस्यंदन नहीं हो पाता है। कुछ ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद पानी, और क्या क्या दिया गया है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल का मतलब प्रोटीन की मात्रा, और कुछ क्षार। ये यहां पर केशिका गुच्छ है, तो ये प्रारंभिक मात्रा में ग्लूकोज इधर जाने लगते हैं और इधर हेनरे के लूप में पहुंच जाते हैं, और हेनरे का लूप यहाँ पे कहाँ पहुंचता है, संग्राहक नलिका में खुलता है। तो देखिए कुछ ग्लूकोज इधर आ जाता है, और इधर आने के बाद उसका पुनः शोषण किया जाता है। पुनः शोषण यानी ग्लूकोज का, पानी का, अमीनो अम्ल जो यहाँ से छनने के बाद यहाँ पर नहीं छने थे, बाकी रह गए थे, तो यहाँ से वापस ग्लूकोज का, पानी का, अमीनो अम्ल का ये हेनरे के लूप में और एक कुंतलाकार नलिका में वापस अभिशोषण किया जाता है यानी खींचा जाता है। अब उसके बाद सिर्फ मूत्र बच जाता है तो संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये है केशिका गुच्छ, यहाँ से वृकीय धमनी से रक्त पहुँचता है बोमेन की थैली में। तो यहाँ से एक बार छाना जाता है, प्रारंभिक स्तर पर जब छाना जाता है उसके बाद भी उस पानी में यानी मूत्र में किसकी किसकी मात्रा रह जाती है, ग्लूकोज की मात्रा, अमीनो अम्ल और क्षार अधिक मात्रा पानी में होता है। क्षार की अधिक मात्रा पानी में होता है। अब वो पानी यहाँ से कुंतलाकार नलिका से हेनरे के लूप में आ जाता है। तो जैसे निस्यंदित पदार्थ का वृकाणु नलिकाकार भाग में आगे बढ़ता है, अब ये नलिकाकार भाग में जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ से
उपयोगी पदार्थों का पुनः शोषण होता है। देखो, नलिकाकार भाग में जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे उपयोगी पदार्थों का शोषण हो जाता है, और जितने उपयोगी पदार्थ का मतलब ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और क्षार यहाँ से बच के आ गए थे, तो यहाँ से नली के अंदर वापस उनको छान लिया जाता है और सिर्फ मूत्र को ही यहाँ संग्रहालय नलिका में मूत्राशय तक भेजा जाता है। इस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र के निर्माण की मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी है। अगर हम कम पानी पिएंगे तो कम मूत्र का निर्माण होगा, अधिक पानी पिएंगे तो अधिक मूत्र का निर्माण होगा। उसमें भी ऐसा है कि हमारे शरीर में जितने पानी की जरूरत होती है पहले उतना पानी रख लिया जाता है, बचे हुए पानी का मूत्र बनता है। अगर पानी हम कम पिएंगे तो हमारा मूत्र कम तैयार होगा और वो सांद्र यानी गाढ़ा होगा। अगर पानी अधिक पिएंगे तो मूत्र अधिक तैयार होगा और उसकी सांद्रता कम होगी। इस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं वनस्पतियों में उत्सर्जन कैसे होता है। अभी हम लोग मनुष्य का समझे कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है। अब हम लोग वनस्पतियों में देखें। वनस्पतियों में प्राणियों की तरह कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं होता। हम लोगों में वृक्क था, मूत्रवाहिनी था, किडनी था, इस तरह से वनस्पतियों के अंदर कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, और उसके बाद भी वो उत्सर्जन करते हैं, यानी वो भी अपना हानिकारक पदार्थ बाहर निकालते हैं। अब देखो, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस प्रकाश संश्लेषण के दौरान उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए काम का होता है, और निकलता क्या है? ऑक्सीजन निकलता है बाहर। तो उस समय वो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, यानी उनके लिए निकामा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को पेड़ पौधे बाहर निकालते हैं। यही पहला मुद्दा है। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होता है। इसके बाद वनस्पतियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के समय, अब देखिए, हम लोग कल पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पौधे अपने हवाई अंगों से जल हानि करते हैं वाष्प के रूप में, तो उस समय ये जल का उत्सर्जन करते हैं, यानी पानी को बाहर फेंकते हैं, तो वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। देखिए, वनस्पतियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के समय पानी वायुरंध्र के द्वारा मुक्त होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन के समय वह भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। वनस्पतियों के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, आप देखे होंगे कि कुछ पत्ते जब भारी हो जाते हैं, उत्सर्ग पदार्थ पत्तों में पहुंचते हैं तो पत्ते भारी हो जाते हैं, पुराने पत्ते पीले पड़ जाते हैं और स्वतः वो पत्ता गिर जाता है। वो भी किसका उदाहरण है? उत्सर्जन का। कुछ वनस्पतियों में अपशिष्ट पदार्थ पत्तों में संग्रह होता है और वह पत्ता पीला पड़ करके भारी होकर के पेड़ से नीचे गिर जाता है, वह भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। कुछ वनस्पतियों में आप देखे होंगे रेंजिन और गोंद, कुछ वनस्पतियों में गोंद की तरह चिपचिपे पदार्थ बाहर निकलते हैं, वह भी उत्सर्जन है। और कुछ वनस्पतियों में जड़ों के द्वारा उत्सर्जन द्रव्य मिट्टी में चला जाता है, यानी मृदा में चला जाता है। मनुष्य के लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, अभी हम बताएं। तो मूत्र बनने की मात्रा यानी कितनी मात्रा में मूत्र बनेगा, ये किसके ऊपर नियमन करेगा? तो यह पानी की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। यदि शरीर में पानी और उत्सर्ग पदार्थ अधिक हो तो मूत्र की मात्रा अधिक होगी। शरीर में पानी और उत्सर्ग पदार्थ की मात्रा कम हो तो मूत्र की मात्रा कम होगी। किसके किसके ऊपर मूत्र नियंत्रण होता है? पानी की मात्रा पर और उत्सर्ग पदार्थों पर।